हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानव शरीर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अक्सर एग्जाम्स में जो है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। यहाँ तक कि 5 से 6 क्वेश्चंस जो है पूरे आने के चांसेस होते हैं और बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए इस टॉपिक को पूरी तरीके से, इस क्वेश्चंस को पूरी तरीके से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो मानव खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं उसकी संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या है 8। ध्यान रखिएगा, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या है 8। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ जो है मनुष्य होता है, उसकी जो श्वसन दर होती है 1 मिनट में कितनी होती है? तो मतलब 1 मिनट में जो है व्यक्ति कितनी देर में, मतलब कितनी बार सांस लेता है? तो आंसर है इसका 16 से 18 बार जो है ये एक व्यक्ति जो है 1 मिनट में सांस लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के मस्तिष्क का जो है वजन कितना होता है? तो मनुष्य के जो मस्तिष्क, स्वस्थ जो वयस्क मनुष्य होता है, मनुष्य से इस यहाँ पे कहने का मतलब है एक व्यक्ति से, मतलब जो है मेल व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ। तो जो मेल का जो है मस्तिष्क होता है वो 1350 ग्राम होता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो वजन होता है थोड़ा सा कम होता है, वो 1100 ग्राम, 1000 से 1100 के बीच में उसका आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी कहां पर पाई जाती है? तो शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है जांग में। इस हड्डी को कहते हैं फीमर हड्डी। बस ये नाम याद रखना, फीमर नाम बिल्कुल ना भूलना। फीमर हड्डी जो है इस जांग वाली हड्डी को कहते हैं। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है? तो जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो पाई जाती है कान में। कान में पाई जाती है, इसको कहते हैं स्टेपीज हड्डी। ध्यान रखिएगा, स्टेपीज हड्डी कहते हैं। इसका नाम है स्टेपीज, याद रखिएगा, इसका नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, यही क्वेश्चन ऑप्शंस में दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहां पर पाई जाती है? तो अब जो मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें से सबसे मजबूत हड्डी होती है वो जबड़े में पाई जाती है। जो जबड़े की हड्डी होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो सबसे जो कठोर तत्व होता है वो होता है एनामिल। ध्यान रखिएगा, एनामिल जो होता है वो सबसे कठोर तत्व होता है शरीर में पाया जाने वाला, और ये तत्व जो है दांतों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, दांतों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीबिया नामक हड्डी जो है ये मनुष्य के शरीर में कहां पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी जो होती है ये मनुष्य के शरीर में पैर में पाई जाती है। याद रखिएगा, ये हड्डी शरीर में पैर में पाई जाती है। टीबिया नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर में नए ऊतकों का निर्माण में सहायक होता है। तो जो नए टिश्यूज होते हैं उनमें जो है सहायता कौन करता है, मतलब नए टिश्यूज को बनने में मदद कौन सा करता है, कौन सा तत्व करता है? तो वो है प्रोटीन। अक्सर जो है जिम जाने वाले जो है, जिम जब जाते हैं, जो पतले दुबले होते हैं वो प्रोटीन का सेवन करते हैं, क्योंकि जब शरीर का जो है टिश्यूज़, जब आप डंबल उठाते हैं, हैवी वेट्स उठाते हैं, तो जब टिश्यूज़ टूटते हैं, तो जब टिश्यू टूटेंगे तो उसके बाद नए टिश्यूज़ बनेंगे। तो जितनी जल्दी नए टिश्यूज़ बनेंगे उतने ही आपको जल्दी बॉडी आपकी तैयार होगी। तो इसके लिए आपको प्रोटीन खाना पड़ता है। प्रोटीन युक्त जो है भोजन और प्रोटीन युक्त हर चीज़ डाइट लेनी पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो कितने फ़ारेनहाइट होता है? ध्यान रखिएगा, यहां पूछा है फ़ारेनहाइट कितना होता है। ठीक है, ना कि सेल्सियस में पूछा गया है। तो ये होता है ये 98.6 फ़ारेनहाइट। ध्यान रखिएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर पूछ ले कि कितने डिग्री सेल्सियस होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर पूछ ले कि कितने केल्विन में होता है तो केल्विन में होता है 310 केल्विन में होता है। ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप इसकी जो है पीडीएफ आपको चाहिए, फ्री पीडीएफ है, तो हमारा जो है टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन जो है बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी जो है मैं, मतलब साइंस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, वो भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देख सकते हैं वीडियोस को। अदरवाइज जो है आप प्लेलिस्ट में भी जा करके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मूत्र का जो है, मानव के मूत्र का जो है पीएच मान से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इसलिए 2-4 जो है पीएच मान से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। तो जो है मूत्र का जो है पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 6, ध्यान रखिएगा, मूत्र का जो है पीएच मान 6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव मूत्र से निकलने वाली जो दुर्गंध होती है वो किसके कारण होती है, तो वो दुर्गंध जो होती है वो है यूरिया के कारण, ध्यान रखिएगा यूरिया। अगर यूरिया ऑप्शन ना हो तो अमोनिया ऑप्शन दिया होगा, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है। तो यूरिया और अमोनिया के कारण जो है मानव मूत्र से निकलने वाली जो है हमें दुर्गंध लगती है वो इसी के कारण होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में, तो वो होती है 22, ध्यान रखिएगा 22। और एसेंशियल अमीनो अम्ल की संख्या जो आवश्यक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है शरीर के लिए ज़रूरी है, उनकी संख्या होती है 10। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस जो है किस रूप में पूछा गया है, आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या होती है 10 और मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है वो 22। अच्छा, अमीनो अम्ल काम क्या करता है, तो अमीनो अम्ल जो होता है वो मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है, ध्यान रखिएगा, ये मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। इसकी अगर शरीर में कमी है तो व्यक्ति जो है सुस्त जो है महसूस करेगा, उसको कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो देखिए शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी होती है, वो है तंत्रिका तंत्र, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो देखिए मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग यहां पूछा जा रहा है, तो अंग है त्वचा, ध्यान रखिएगा, त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो देखिए पसलियों की संख्या कितनी है, यह है 24, ध्यान रखिएगा, पसलियों की संख्या 24 होती है, एक तरफ 12 और दूसरी तरफ 12 पसलियां होती हैं, ठीक है, दोनों साइड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये सभी को पता होगा, 206 हड्डियां होती हैं। अच्छा, अगर पूछ ले कि जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु में जो है, शिशु में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वो है 300, ध्यान रखिएगा, नवजात शिशु में हड्डियां ज़्यादा होती हैं, बाद में कुछ हड्डियां जो है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, कुछ हड्डियां जो है आपस में जुड़ करके एक हड्डियां बन जाती हैं, तो ये है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है 300, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में जो है मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो मांसपेशियां होती हैं 639, ध्यान रखिएगा 639 जो है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है, तो ये होता है छोटी आंत में, ध्यान रखिएगा, पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है। अच्छा, अब ये छोटी आंत और बड़ी आंत होती क्या है, उनके कार्य क्या होता है, तो जो छोटी आंत होती है इसमें जो है खनिज तत्वों का अवशोषण होता है, याद रखिएगा, खनिज तत्व जब खाना जाता है तो छोटी आंत में जाता है, और खाने से जितनी भी ऊर्जा होती है, भोजन का जो है पाचन एक तरीके से प्रारंभ होता है छोटी आंत में, और पेट से भोजन को तोड़ना, मतलब पेट में जो है भोजन जो जाता है तो पेट में भोजन को तोड़ता है, विघटित करता है, और भोजन में मौजूद जितने भी पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करता है। तो छोटी आंत में खनिज और विटामिन का अवशोषण होता है, तो याद रखिएगा खनिज और विटामिन, बस इतना याद कर लीजिए, खनिज और विटामिन का अवशोषण कहाँ होता है, वो होता है छोटी आंत में। तो बड़ी आंत में क्या होता है, जब अवशोषित हो जाता है खाना तो जो वेस्ट बचता है वो जाता है बड़ी आंत में, और उस बड़ी आंत में जो है पानी अवशोषित होता है, ध्यान रखिएगा, पानी और नमक का अवशोषित होता है, ठीक है, यहाँ पे अवशोषित, फिर उसके बाद जो है वो मल के रूप में बाहर निकल दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पानी का अवशोषण कहाँ होता है, वो है छोटी बड़ी आंत में, और खनिज भोजन का पाचन क्रिया कहाँ होती है, वो छोटी आंत में होती है, और वहीं पे जो भोजन होता है उसका खनिज और विटामिन में वो टूट करके जो मतलब एक एनर्जी के रूप में चला जाता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में जो है जल की मात्रा कितनी होती है, देखिए मानव का जो शरीर होता है वो उसमें जल की मात्रा होती है 80%, 70 से 80% जो है इसमें शरीर में जल होता है,
और जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा आपका शरीर जो है डिहाइड्रेटेड मतलब हाइड्रेटेड रहेगा, मतलब एक तरीके से जो है शरीर का जो है ताप जो है कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में जो है आयरन की कमी हो जाए तो किस पदार्थ को खा करके जो है पूरी की जा सकती है? तो आयरन की कमी को जो है पूरा करने के लिए हमें पालक खाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इन चारों ऑप्शंस में जो है बेस्ट आंसर है पालक। पालक का सेवन करने से आयरन की पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो है तत्व कौन सा है? तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज और सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन, इसका परसेंटेज होता है 65%। शरीर में जो है 65% ऑक्सीजन होता है। दूसरे नंबर पे है कार्बन, इसका परसेंटेज होता है 18%। ध्यान रखिए 18% जो है कार्बन होता है शरीर में। फिर उसके बाद आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परसेंटेज होता है 9%। ध्यान रखिएगा 9.5% आप लगा लीजिए। ठीक है, 9.5% जो है हाइड्रोजन होता है। उसके बाद जो होता है नाइट्रोजन होता है, इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए किसी कॉपी में, 3.3%। देखिए एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, कैल्शियम की जो मात्रा होती है शरीर में 1.5 से 2% होती है। ध्यान रखिएगा 1.5 से 2% होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में जो है भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो देखिए भोजन का पाचन तो होता है छोटी आंत में, लेकिन इसका प्रारंभ हो जाता है मुंह से। ध्यान रखिएगा, जैसे ही मुंह में आप खाना दबाते हैं और चबाने की प्रोसेस शुरू करते हैं, सलाइवा मिलता है और उन सबको पाचन जो है प्रक्रिया वहीं से प्रारंभ हो जाती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य मानव जो है शरीर का सबसे बड़ा जो है आंतरिक अंग कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है वो है लीवर, जिसे कहते हैं हिंदी में यकृत। तो याद रखिएगा गुर्दा को किडनी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है वो उसे कहते हैं लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है उसे कहते हैं प्रमस्तिष्क। जैसे कि मान लीजिए ये मस्तिष्क है, याद रखिएगा ये मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क का जो एक हिस्सा है ये, जैसे मान लीजिए तो ये पहला वाला हिस्सा है, ये प्रमस्तिष्क है, यही सबसे बड़ा। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो अक्सर इंग्लिश में ही नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं सेरिब्रम। इसको कहते हैं सेरिब्रम। ठीक है, अब दूसरा जो भाग होता है, ये दूसरा जो उससे छोटा होता है, इसे कहते हैं ब्रेन स्टेम। ध्यान रखिएगा ब्रेन स्टेम। ठीक है, और आखिरी जो होता है, जो पीछे शरीर, जो दिमाग के पीछे, मतलब जो है एक आपका जो मुंह है उसके पीछे का हिस्सा, जहां कहते हैं नहीं मारना चाहिए बच्चे को कभी, है ना, टपली अपड़ी नहीं मारनी चाहिए, तो उसे कहते हैं सेरिबेलम। ठीक है, ये सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा होता है सेरिब्रम। ठीक है, जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, जो बौद्धिक क्रियाएं होती हैं, वो इसी भाग में होती है, सेरिब्रम में होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा और मानसिक क्रियाओं वाला हिस्सा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में जो है सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है, तो सबसे जो छोटी ग्रंथि होती है मनुष्य की वो होती है पिट्यूसरी ग्रंथि। ध्यान रखिएगा इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, ध्यान रखिएगा इसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अब ये पीयूष ग्रंथि जो होती है ये कहाँ पर होती है? तो ये होती है मस्तिष्क में। ध्यान रखिएगा मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर के दाने के बराबर होती है, बहुत छोटी होती है, मटर के दाने के बराबर होती है, इतनी छोटी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में जो है मास्टर ग्रंथि, शरीर में जो मास्टर ग्रंथि होती है उस किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि जो होती है उसे कहते हैं पिट्यूसरी ग्रंथि। अभी मैंने बताया इसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है और मटर के दाने के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल तैयार कर लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते। बाकी मैं फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हर डेली आपको देता रहता हूँ, लेकिन मैं ढूंढ करके जो है शरीर से संबंधित, जो है मानव शरीर से संबंधित जो है एक जगह क्वेश्चंस लेके आऊँ, जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ मिल जाए, तो एक जगह रख करके जो है आप याद करने में आसानी होती है। ठीक है, आप चाहें तो इनके जो है नोट्स भी बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं तैयार हैं या जिन क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं उनके नोट्स ज़रूर बनाया करिए, आपके काम के होंगे। पढ़ाई लिखाई में जो है आप बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं पढ़ लूँगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में जो मास्टर ग्रंथि होती है, एक सेकेंड, चलिए, शरीर में जो मास्टर ग्रंथि होती है वो है पिट्यूसरी ग्रंथि। ठीक है, मैंने अभी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है,
पित्त जो उत्पन्न करता है वो कौन सा अंग होता है, वो है लीवर। ध्यान रखिएगा, यकृत जिसे कहते हैं लीवर। लीवर जो होता है शरीर में पित्त का उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा। और पित्त जो है कहाँ संचित होता है, वो है पित्ताशय में। ध्यान रखिएगा, पित्ताशय में इसका संचय होता है। तो याद रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा, पित्ताशय में इसका संचय होता है, जमा होता है, ये पित्ताशय में जमा होता है। और इसका उत्पन्न कहाँ से होता है, प्रोडक्शन होता है लीवर में ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में जो है कौन सा पदार्थ जो है तत्कालिक जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो मतलब किसी व्यक्ति को जो है तत्कालिक जो है ऊर्जा देनी हो, एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करनी हो, तो उसको क्या चीज़ जो है देंगे। तो प्रोटीन देंगे, कार्बोहाइड्रेट देंगे, विटामिन देंगे, ग्लूकोज देंगे। तो देखिए उसको जो है ग्लूकोज देना चाहिए। जो रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा रनिंग करने वाले अपने साथ जो है ग्लूकोज का जो है पानी लेके जाते हैं। वो इसीलिए, ये क्या होता है, ग्लूकोज वाटर जो होता है वो शरीर में लैक्टिक एसिड को जो है जमा होने नहीं देता। लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड जो होता है वो शरीर में जमा जब हो जाता है तो शरीर जो है थकान महसूस करने लगता है और उसको चलने में दिक्कत होती है। आपने देखा होगा कई बार जो है मैराथन की रेस होती है तो वो जब बहुत लंबी जो है 10, 12, 13 किलोमीटर की जो रेस दौड़ते हैं, है ना, तो उसके बाद उनकी चाल बिल्कुल कछुए की तरह हो जाती है और लहर लहर के चलते हैं, बिल्कुल लहरने मटकते हैं। तो वो इसी के कारण, क्योंकि उनके शरीर में धीरे धीरे जो है लैक्टिक एसिड बहुत ज़ोर से जमा हो जाती है, भयंकर रूप में जमा हो जाती है, जो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती नहीं है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी को रोकती है और इससे जो है दिक्कत होती है और कई बार जो है ज़्यादा होने की वजह से जो है बेहोशी भी हो जाती है। तो याद रखिएगा ग्लूकोज होता है। याद, बहुत बार जो है कई बार किताबों में आंसर इसको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है। मैंने आपको बताया था पीएच मान से संबंधित क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो मूत्र का पीएच मान होता है 6 और रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ध्यान रखिएगा, साफ जो पानी होता है उसका पीएच मान होता है, सामान्य जो वाटर होता है उसका 7 होता है। और समुद्र वाले जल का जो है पीएच मान होता है ये है 8.4। अच्छा, पीएच मान जो है ये किसने जो है दिया था, ये इसकी खोजकर्ता कौन है, तो पीएच मान के जो है खोज करता है सोरेनसन। ध्यान रखिएगा एग्जाम्स में, सोरेनसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है। तो सर्वदाता मतलब ऐसा जो है ब्लड ग्रुप जो सबको दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। तो ये सर्वदाता जो है रुधिर वर्ग होता है ओ। ध्यान रखिएगा ओ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वग्राहक जो है रक्त, ऐसा जो है ब्लड ग्रुप जो सबसे मतलब ब्लड ले सकता है, तो वो है ए बी। ए बी जो होता है ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में जो है रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर जो है निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो जो शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है उसका नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है, इसका नियंत्रण होता है एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। ब्लड प्रेशर बीपी का जो है नियंत्रण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एड्रीनल जो है ग्लैंड के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंसुलिन की कमी से जो है होने वाला रोग कौन सा है। तो इंसुलिन, जब शरीर में जो है इंसुलिन की मात्रा जो है कम हो जाती है तो व्यक्ति को डायबिटीज होने लगती है। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति को जो है डायबिटीज होने लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो है इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं जब व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है। मतलब इसमें जो है ब्लड में शुगर की मात्रा, एक तरीके से ब्लड में जो है शुगर होता है, शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। करीब करीब जो मानक होता है 120 से 160 के बीच में रहे तो ठीक माना जाता है, लेकिन इसके आगे अगर बढ़ रहा है तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, ठीक है, और उसकी डायबिटीज़ 250-300 के करीब है और उसको कहीं कट लग जाए, मतलब कहीं चोट लग जाए, ज़्यादा लग जाए, खून बहने लगे, तो उसका जो है डायबिटीज़ होने की वजह से उसका खून नहीं बंद होता। कई बार घाव इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है कि यहाँ तक कि व्यक्ति का घाव बंद हो नहीं होता, खून बंद नहीं होता, घाव सही नहीं होता और वो पकने लगता है। ठीक है, और बाद में उसी की वजह से मतलब उस शरीर का हिस्सा काट दिया जाता है। तो याद रखिए कि बहुत खतरनाक बीमारी होती है अगर किसी को शुगर होती है, इसलिए कहते हैं शुगर सबसे पहले कंट्रोल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन जो है स्त्रावित होता है, इंसुलिन जो है कहाँ से स्त्रावित होता है, तो ये है पैनक्रियाज अग्नाशय से। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन जो है पैनक्रियाज अग्नाशय से स्त्रावित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये मानव शरीर में जो क्रोमोसोम होते हैं उनके गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा जो है कितनी होती है? तो जो हम लोगों के जो है शरीर में अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में कितना जो है ब्लड पाया जाता है, कितने लीटर ब्लड है? तो इसकी सही आंसर है 5 से 6 लीटर जो है हमारा शरीर में ब्लड की मात्रा होती है। ध्यान रखिएगा, 5 से 6 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त का निर्माण होता है कहाँ पे होता है? तो लाल रक्त का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। ध्यान रखिएगा, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का जो है सामान्य रक्तचाप जिसे कहते हैं बीपी, तो वो कितना होना चाहिए? तो वो माना आपने कई बार देखा होगा बीपी का जो है तो वो है 120/80, ये मानक है, रखा गया है। 120 के ऊपर अगर चला जाएगा 130 150 तो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत मानी जाती है, और 80 वाला जो है अगर जो है कम होने लगे धीरे धीरे तो उसको लो ब्लड प्रेशर की जो है शिकायत मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का काम होता है वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ध्यान रखिएगा, ब्लड में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको ले जाने का काम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, मतलब निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन में कौन सा जो है तत्व उपस्थित होता है? कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, आयरन। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है डी, आयरन जो है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WBC जो कण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नेम में हम अगर पूछा जाए क्वेश्चंस तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। ध्यान रखिएगा, ल्यूकोसाइट। आपने जब भी कभी CBC टेस्ट कराया होगा, ये अक्सर जो है सामान्य सा टेस्ट होता है। जब भी कोई भी शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सबसे पहले CBC कराने को बोलता है। इसमें आपको हीमोग्लोबिन का पता चल जाता है कि आपका कितना ब्लड है, इसमें इसी से ही जो है आपको प्लेटलेट्स का पता चलता है, इससे आपको जो है शरीर में इन्फेक्शन का पता चलता है कि कोई प्राइमरी इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो देखिए आप सर जो है जब आप CBC कराते हैं तो एक मिलता है TLC, ध्यान रखिएगा उसमें एक TLC जो है पॉइंट दिया होगा, तो वो TLC जो होता है ये अगर बढ़ा हुआ है जिसका मानक होता है 4 से 10 के बीच में, अगर ये 4 से 10 के मतलब 4 से कम है और 10 से ज़्यादा है तो ये माना जाएगा कि आपके जो है WBC जो है एक तरीके से इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है और शरीर में कहीं ना कहीं कोई मतलब इन्फेक्शन है, तो ये होता है ल्यूकोसाइट। ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त को कण को क्या कहा जाता है? तो जैसे इसमें जो है WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं तो एरिथ्रोसाइट जो है RBC को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, RBC को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का जो है ताप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो देखिए शरीर में जो टेम्परेचर होता है उसका नियंत्रण कैसे होता है? तो वो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। शरीर का जो तापमान होता है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा होता है। अच्छा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से ही जो है भूख भी नियंत्रित होती है, तो भूख का नियंत्रण किससे होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में जो विटामिन B12 होता है इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो जब शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो होने वाला जो रोग होता है वो होता है पांडु रोग। ध्यान रखिएगा, पांडु रोग, इसको कहते हैं पीलिया अक्सर हो जाता है, शरीर में जो है पीलापन आ जाता है। ठीक है, अच्छा, B12 की कमी से एक और रोग हो जाता है जिसे कहते हैं एनीमिया, ये याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्वेश्चंस पूछा जाएगा ये सभी क्वेश्चंस। पीलिया और पांडु रोग ये दोनों याद रखिएगा, B12 की कमी से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा B12 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है साइनोकोबालमिन। ध्यान रखिएगा, साइनोकोबालमिन जो है इसका रासायनिक नाम है। और B1 का जो है ये है कमी से होने वाला रोग बेरी, और रिकेट्स जो होता है वो विटामिन D की कमी से होता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन D की कमी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
शरीर में जो है पेलेग्रा नामक जो है रोग, पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो अगर शरीर में पेलेग्रा नामक रोग हो जाए तो वो विटामिन B5 की कमी से होता है। याद रखिएगा, विटामिन B5 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए। और ये है क्या रोग? तो ये एक मानसिक विकार वाला रोग है। ध्यान रखिएगा, मानसिक विकार रोग है, मानसिक विकार रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेरी बेरी नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। याद रखिए विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्कर्वी नामक रोग जो है किस जो है विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन जो है स्कर्वी जो होता है वो विटामिन जो है C की कमी से होता है। और इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा। देखिए, विटामिन की कमी से होने वाला रोग और उसका रासायनिक नाम बिल्कुल याद कर लीजिए, एस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस दे दिए हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन जो है C की कमी से। अच्छा, विटामिन B1 का मैंने नहीं बताया था रासायनिक नाम, तो वो है थायमिन। ध्यान रखिएगा, थायमिन जो है वो विटामिन B1 में का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिकेट्स जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स जो है नामक रोग हो जाता है वो किसकी कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन D की कमी से। ठीक है, विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अच्छा, ये इसका रासायनिक नाम होता है, तो इसका नाम होता है कैल्सी, जो है कैल्सीफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए। विटामिन C का जो है एस्कॉर्बिक एसिड होती है। इस विटामिन C का जो रासायनिक नाम होता है इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से जो होता है शरीर में जो मसूड़े होते हैं उनमें खून आने लगता है, मसूड़ों से अक्सर खून आने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जनन शक्ति का कमजोर होना जनन शक्ति का कमजोर होना किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो जनन शक्ति का कमजोर होना वो है विटामिन E की कमी से। ध्यान रखिएगा, विटामिन E की कमी से जनन शक्ति का कमजोर होना होता है। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ध्यान रखिएगा, क्विनोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रक्त का थक्का अगर शरीर में नहीं जम रहा है, मतलब रक्त का थक्का कट लग जाने पे, शरीर में कहीं कट लग जाए और उसको जो है रक्त बंद नहीं हो रहा है और रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये है विटामिन जो है विटामिन K की कमी से तो है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विना। इसका अच्छा, गलती मैंने कर दी, फिलोक्विनान इसका जो रासायनिक नाम है इसको कहते हैं फिलोक्विनोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो विटामिन E का जो है रासायनिक नाम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन A और B का जो है आविष्कारक कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, विटामिन A और B का जो आविष्कारक है वो है मैकुलन। मैकुलन ने जो है विटामिन A और B का आविष्कार किया था। अच्छा, विटामिन शब्द जो है किसने दिया था? तो विटामिन जो है शब्द दिया था फंक ने। तो ये शब्द दिया था, ध्यान रखिएगा, विटामिन शब्द दिया था फंक ने। और विटामिन जो है C का आविष्कारक है होलकट और विटामिन D के आविष्कारक हैं हॉपकिंस। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कहीं पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य की शिराओं में कौन सा रक्त प्रभावित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य की जो शिराएं होती हैं उसमें कौन सा रक्त बहता है? तो ये आंसर आपको देना है। तो मनुष्य की जो शिराएं होती हैं उनमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य की शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और शिराएं जो होती हैं वो रक्त लेके जाती हैं, अशुद्ध रक्त लेके जाती हैं हृदय में। ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय तक जाने वाली जो है कौन सी वेन्स होती है, मतलब नस होती है? तो वो है शिराओं के माध्यम से ब्लड, जो अशुद्ध रक्त हृदय में जाता है और फिर हृदय में जो है शुद्ध हो करके आगे जो है धमनी के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, आगे धमनी के माध्यम से, मतलब शुद्ध रक्त। धमनियों में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। तो धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में जो है प्रभावित होता है। तो एक तरीके से शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन युक्त जो है ब्लड होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सीजन युक्त जो है ब्लड किस में बहता है? तो वो है धमनी में। धमनी में पूरे शरीर में जाता है, धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। और अशुद्ध रक्त में, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, कम होती है,
तो उसमें जो है कौन सा जो है किसके माध्यम से जाता है, वो शिराओं के माध्यम से जाता है। बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की जो है धमनियों में कौन सा रक्त प्रभावित होता है। मैंने आपको बताया धमनियों में जो है हृदय के बाद जो है, देखिए हृदय के बाद जो है शुद्ध रक्त बहता है, और शुद्ध रक्त जो है ऑक्सीजन युक्त जो शुद्ध रक्त होता है वो पूरे शरीर में बहता है। तो धमनी के माध्यम से ही जो है पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, तो वह है जो है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज बिना जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। मैंने आपको बताया था कि शरीर जब ग्लूकोज की कमी हो जाए तो थकान महसूस होने लगती है, मांसपेशियों में जो है इकट्ठा होने लगता है लैक्टिक अम्ल। मैंने कहा था ना कि जो रनर होता है, रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जब आपकी शरीर थकने लगती है, मांसपेशियां थकने लगती हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड्स में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और एक तरीके से जो है धीरे धीरे जो है वहाँ पे लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। इसको जो है कम करने के लिए हमें ग्लूकोज युक्त जो है पानी पीना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि होती है। ये दोनों ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि होती है, तो इसका सही आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूंगा इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 में से 5 जो है स्टार वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये एक सेकेंड, ये जो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी जो है किस ग्रंथि में होती हैं, तो ये होती है अग्न्याशय, इसे कहते हैं पैनक्रियाज। ध्यान रखिएगा, इसका नाम इंग्लिश में भी याद रखिएगा, पैनक्रियाज होती है, ये ग्रंथि होती है। ये कहाँ पाई जाती है, ये शरीर मतलब ये पेट के पीछे वाले हिस्से में पाई जाती है। ये एक तरीके से शरीर में एंजाइम बनाता है। पैनक्रियाज का काम क्या होता है, भोजन का पाचन में मदद करता है, भोजन पाचन में मदद करता है। ध्यान रखिएगा, पाचन में मदद, याद रखिएगा मदद करता है, तो इसका ये कार्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में फाइलेरिया नामक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य में फाइलेरिया नामक रोग जो है किसके कारण होता है। तो फाइलेरिया, पहले ध्यान रखिएगा, फाइलेरिया रोग को जो है हम कहते हैं हाथी पांव रोग। अक्सर कई बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के पांव बिल्कुल हाथी की तरह बड़े बड़े मोटे मोटे हो जाते हैं, मतलब हाथी के जैसे पैर होते हैं, सेम टू सेम ऐसे हो जाते हैं, तो उसको जो है फाइलेरिया नामक रोग होता है। ठीक है, तो ये आमतौर पे किसके काटने से होता है, तो ये होता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से हाथी पांव रोग या फाइलेरिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा, इसमें एक और चीज है, सीसी मक्खी के काटने से कौन सा रोग हो जाता है, तो जब सीसी मक्खी होती है उसके काटने से निद्रा नामक रोग हो जाता है, निद्रा रोग हो जाता है। इसमें ऐसे व्यक्ति को जो है नींद नहीं आती है, ध्यान रखिएगा नींद ही नहीं आएगी। ठीक, और एनाफिलीज मच्छर के काटने से जो है डेंगू होता है, शरीर में जो है डेंगू हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एथलीट फुट जो है रोग होता है, वो होता है किसके द्वारा होता है, तो ये कवक द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, एथलीट फुट जो रोग होता है वो फंगस के कारण हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दमा जिसे कहते हैं अस्थमा ना जो है रोग होता है, वो किस कारण होता है, तो ये भी रोग जो है अस्थमा कवक के द्वारा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिरा रक्त को मैंने अभी बताया था, तो शिरा रक्त जो होता है वो होता है मतलब जो होता है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, तो अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं होता है। तो शिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो देखिए, तो शिरा रक्त जो है ऑक्सीजन के लिए फेफड़े तक ले जाने का काम करता है, वो है फुफ्फुस धमनी। धमनी होती है फुफ्फुस धमनी, इसका कार्य करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में एनीमिया रोग जो है किसकी कमी से होता है, तो शरीर में जो एनीमिया रोग हो जाता है वो है आयरन की कमी से होता है। याद रखिएगा, आयरन की कमी से होता है। विटामिन पूछा जाए तो B12 जो है इसका प्रमुख है, B12, B9 भी है इसका आंसर। तो ध्यान रखिए, B9 और B12 की कमी से जो है एनीमिया रोग भी हो सकता है, और आयरन की कमी से भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रोग की रोकथाम के लिए जो है BCG जो है टीका दिया जाता है, तो BCG जो है टीका होता है, बैसिलस जो है एक टीका होता है, वैक्सीन होता है इसे, तो इसे बैसिलस वैक्सीन भी कहते हैं। तो BCG जो टीका होता है वो TB की रोकथाम के लिए, बच्चा जब पैदा होता है, जन्मता है, तो उसे 48 घंटे के अंदर जो है ये टीका दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, बच्चे को 48 घंटे के अंदर ये टीका दे दिया जाता है, ताकि जो है इससे जो है TB जो हो वो उससे रोकथाम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाती है? ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, जीवाणु जनित रोगों के बारे में पूछ रहा है। तो जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है टिटनेस। ध्यान रखिएगा, टिटनेस जो होता है वो जीवाणु जनित जो है रोग होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषाणु जनित रोग और जीवाणु जनित रोग से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को नहीं पता होता है। इसका जो है मैं आपको एक की देता हूं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। विषाणु जनित, देखिए जीवाणु, आप एक तैयार कर लीजिए विषाणु, विषाणु जनित जो है रोग जो है अगर आपने तैयार कर लिया तो आपने जो है एक तरीके से बाकी सारे ऑप्शंस, देखिए यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस जो है विषाणु जनित रोग है, यही एक जो है जीवाणु जनित। अब मुझे याद रखना है कि विषाणु जनित रोग कौन सा होता है। तो इसका जो की है ये याद कर लिए, ए चाचा इन्हें डांटो, इन्हें डांटो। ठीक है, और खरे गाल पे, अब मैं जगह बहुत कम है, खरे गाल पे छापो। तो ये आप पहले लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। तो ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, ये तो याद हो जाएगा ना, बहुत सिंपल है। अब इसको चलो देखते हैं। ए का मतलब हो गया, लिखते जाइए, एड्स, ए का मतलब हो गया एड्स, और चाचा का मतलब हो गया चेचक। ठीक है, ई का मतलब हो गया यहाँ पे इन्फ्लुएंजा, ई का मतलब हो गया इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और हा का मतलब हो गया इन्हें, हा का मतलब हो गया हार्पिस। ठीक है, और डा का मतलब हो गया डेंगू। ठीक है, और टो का मतलब हो गया ट्राइकोमा, जो नेत्र संबंधी रोग हो जाता है, मैंने बताया था। तो ट्राइकोमा जो है वो नेत्र संबंधी। और खा का मतलब होता है खसरा, और रा का मतलब होता है रेबीज, रेबीज का टीका जो कुत्ते के काटने से होता है, विषाणु जनित टीका होता है। ठीक है, तो ये रे का रेबीज हो गया। गा का हो गया गलसुआ, ध्यान रखिएगा, गा का हो गया गलसुआ। ठीक है, गा का हो गया गलसुआ हो गया। और पा का हो गया यहाँ पे पा का क्या हो सकता है, पीलिया, ध्यान रखिएगा, पा का हो गया पीलिया। ठीक है, छा का हो गया छोटी माता, और पो का हो गया पोलियो, ध्यान रखिएगा, पो का हो गया पोलियो। तो याद रखिएगा ये सभी जो है विषाणु जनित रोग हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो ये इनमें से कोई ना कोई ऑप्शंस आपको मिलेगा, और बाकी चीज़ों, अगर विषाणु का पूछे तो देखिए, जीवाणु को पूछे तो जीवाणु जनित रोग का आंसर बता दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टाइफाइड रोग से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड अगर किसी को हो जाता है तो उससे जो है शरीर में आंतें प्रभावित होता है, जिसे कहते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो है शरीर में जो है, इंटेस्टाइन जो है इसका प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसुओं में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसुओं में जो एंजाइम होता है वो है टाइलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यूपी ट्रिपल एससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? वो भी लार में भी पाया जाता है एंजाइम जो है टाइलिन। ठीक है, जैसे टॉय होता है ना, बच्चे टॉय चबाते हैं और लार गिराते हैं, तो टॉय टाइलिन। ठीक है, याद रखिएगा। और टॉय के लिए बार बार रोने लगते हैं तो आंसुओं से एंजाइम, इस तरीके से आप ध्यान से याद कर सकते हैं। चलिए, मानव शरीर में जो है सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? याद रखिएगा, मानव शरीर में जो पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है उसको कहते हैं कोलोजन, कोलोजन प्रोटीन, ध्यान रखिएगा, उसको कोलोजन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में जो है काला आजार नामक रोग किसके काटने से होता है? देखिए, काला आजार जो नामक रोग हो जाता है वो किसके काटने से होता है? तो ये है सैंडी मक्खी। सैंडी का मक्खी का मतलब है सैंड मक्खी, ध्यान रखिएगा, सैंड मक्खी। ठीक है, या फिर इसको हिंदी में और शुद्ध भाषा में कहें तो बालू मक्खी, ये होती है। तो काला आजार नामक रोग इससे हो जाता है। ठीक है, चलिए, अच्छा कुछ और भी है। सीसी मक्खी से क्या होता है? तो निद्रा रोग, मैंने पहले भी बता दिया था, फिर से एक बार बता देता हूं। तो निद्रा रोग जो होता है वो सीसी में, एडिस मच्छी से डेंगू। ठीक है, और क्यूलेक्स मच्छी से जो है हाथी पांव रोग, हाथी पांव रोग या तो कह सकते हैं या फाइलेरिया, दोनों नाम आप याद कर लीजिए क्योंकि दोनों ऑप्शंस दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रेकोमा रोग से जो है मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ट्रेकोमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो है नेत्र, ध्यान रखिएगा, ट्रेकोमा, और एक और जो है ऑप्शंस दिया जाता है ग्लूकोमा, तो दोनों याद रखिएगा। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा से जो है मतलब शरीर का जो है अंग प्रभावित होता है वो है नेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर के भीतर जो है किसके कारण जो है खून नहीं जमता?
तो मानव शरीर के भीतर जो खून दौड़ रहा होता है उसके जमने का कारण क्या होता है, ना जमने का कारण होता है वो है हिपेरिन। ध्यान रखिएगा, हिपेरिन के कारण जो है, मिले होने के कारण जो है मानव के शरीर के अंदर का जो है खून होता है वो नहीं जमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो है थायराइड ग्रंथि, और सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि जिसे कहते हैं पिट्यूसरी ग्रंथि, मटर के दाने के बराबर होती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर के ताप और जो है भूख को नियंत्रित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर में जो है इंसुलिन का उत्पादन जो है कहां पर होता है? तो जो है इंसुलिन का जो उत्पादन होता है वह पैनक्रियाज ग्रंथि में होता है, अग्न्याशय में। ध्यान रखिएगा, अग्न्याशय में होता है। ठीक है, किस रक्त समूह में जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन जो है नहीं पाया जाता है वो है ओ। ध्यान रखिएगा, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता, और एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो एंटीबॉडी जो है नहीं पाई जाती है वो है ए बी में। ध्यान रखिएगा, एंटी ए और बॉडी में बी, तो ये नहीं, ए बी में जो है ए बी ही नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में जो है कितने प्रकार के जो है तत्व पाए जाते हैं? तो जो शरीर में जो तत्व होते हैं वो एसेंशियल जो तत्व जो शरीर में पाए जाते हैं वो है 24, जैसे ऑक्सीजन जो है, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, ये सभी जो है, नाइट्रोजन, ये सभी जो है तत्व होते हैं। ये शरीर में जो पाए जाने वाले जो है तत्वों की संख्या होती है वो 24 होती है। ठीक है, टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी बीमारी जो है वो आनुवांशिकता से संबंधित है? मतलब जो है वंश से संबंधित है, मतलब दादा परदादा से उसको जो है आगे बच्चों में मिली, पिता को मिली, और पिता से जो है उसके बेटे को मिल सकती है। तो वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है रोग हो जाता है वो आनुवांशिकता से संबंधित। इसमें व्यक्ति को जो है हरा और लाल रंग जो है देखने में जो है प्रॉब्लम होती है, उसको जो है ये कलर दिखते नहीं है। जो है सामान्यतः जो है हरा रंग जो है उसको मतलब लाल रंग शायद उसको बैगनी रंग की तरह दिखे। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग जो है किसकी अधिकता से, ध्यान रखिएगा, किसकी अधिकता, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग किसकी अधिकता से हो जाता है? तो देखिए ये हाइपोग्लाइसीमिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है बी, इंसुलिन की अधिकता से जो है हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। और अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो जो है इंसुलिन की कमी से जो होता है रोग वो क्या होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कमी से मधुमेह, शुगर हो जाती है, शुगर वाले रोग के जो है इंसुलिन की कमी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हथेली में पाए जाने वाली हड्डी को किस नाम से जानते हैं? तो जो हथेली होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, यूपी ट्रिपल एससी और पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और बाकी ये और आगे तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन पेपर मैंने दिए हैं तो इसलिए मुझे याद है। तो देखिए हथेली में पाए जाने वाली जो हड्डी होती है उसको कहते हैं मेटाकार्पल्स। ध्यान रखिएगा, मेटाकार्पल्स। और कार्पल्स जो हड्डी होती है जहां पे आप घड़ी पहनते हैं वहां पे होती है, तो रिस्ट वाली जगह पे जो है कार्पल्स हड्डी होती है, इसको कहते हैं। तो दोनों नाम याद रखिएगा, मेटाकार्पल्स जो होती है हथेली में होती है, मेटा मतलब एक तरीके से मेटाकार्पल्स बड़ी हो गई, हथेली पूरी बड़ी होती है, और रिस्ट जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है, तो कार्पल्स जो है छोटी वाली जगह पे हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाशिमोटो रोग, देखिए हाशिमोटो रोग जो है किसकी अधिकता की, मतलब किसके अधिक सेवन से हो जाता है? तो हाशिमोटो रोग जो होता है वो होता है आयोडीन की जो है अधिकता से हो जाता है। आयोडीन की अधिकता से हाशिमोटो रोग हो जाता है, और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, गले में जो है घेंघा हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है, इसकी कमी से हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, घेंघा रोग जो है किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है, मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? तो देखिए स्थायी टोटल जो है दांत होते हैं 32, जिसमें से स्थायी दांत होते हैं वो जो साल केवल जीवन में एक बार उगते हैं, अगर ये टूट जाए तो दोबारा नहीं निकलेंगे किसी व्यक्ति में, तो वो है 12। और बचे हुए कितने हैं? तो 20 10 30 20, और ये 20 जो होते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं, ये मतलब 2 बार निकलते हैं अस्थायी दांत। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे अभी आपको वीडियोस मिलते रहें। इसी तरीके से मैं डेली जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता रहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे रिलेटेड PDF जो है आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।